Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके, sir. परफेक्ट परफेक्ट। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, ये एक और स्टूडेंट है, इसको भी हम ऐड कर लें। बिल्कुल। ओके, आई थिंक इट्स अच्छा जी। टेलो बेसिकली एनिमल फैट है, इसको हम रेंडर्ड एनिमल फैट का भी नाम देते हैं। मिक्सचर होती है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का, और एक बड़ा ही कॉमन इंग्रेडिएंट है सोप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। और हिस्टोरिकली जो सोप्स बनाए जाते रहे इनिशियली, वो एनिमल फैट से ही बनाए जाते रहे हैं। तो और मोस्टली जो सोप मैन्युफैक्चरिंग होती रही है शुरू में, वो बेसिकली क्लिनजिंग एक्शन के लिए ही इसको हम यूज करते रहे हैं। तो सोप मैन्युफैक्चरिंग जो है बेसिकली वो टैलो और जो लाई है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनके बगैर जो हिस्टोरिक जो पर्सपेक्टिव है सोप मैन्युफैक्चरिंग का नामुकम्मल है। बेसिकली हम टैलो को यूज इसलिए कर रहे होते हैं कि हमारे पास एक इनएक्सपेंसिव सोर्स है फैट का, और हमारे पास जो है वो मिक्सचर मिल सकता है हमें इससे डिफरेंट फैटी एसिड्स का, जिसपे सैचुरेटेड खास तौर पे पामेटिक एसिड जो है वो प्रीडोमिनेंट इसके अंदर मौजूद होता है, और ओलिक एसिड जो है एज एन अनसैचुरेटेड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो इसके अंदर मेजर प्रोपोर्शन उसका होता है। तो हम इनको यूज कर रहे होते हैं। अच्छा जी, स्क्रीन जो है वो बिल्कुल हो रही मेरे पास ऐसे, somewhat is maybe using unconsciously soon. Let's have a structure of an image of a tallow soaps, how they look like. एक टिपिकल अपीयरेंस है टैलो सोप्स की, जो एनिमल फैट से बनाए गए हैं। ऑफ कोर्स लॉन्ड्री एप्लीकेशंस के लिए भी हैं, और स्किन या ब्यूटी सोप्स के लिए भी इसको हम यूज कर रहे हैं। तो ये अपीयरेंस, और आप देख सकते हैं टिपिकल वाइट टेक्सचर इनका है, कलर है, टेक्सचर इनका सॉफ्ट है। और ये वाइट कलर जो है बगैर कोई इसके अंदर टाइटेनियम डाइऑक्साइड ऐड किए हम हासिल कर रहे हैं। टाइटेनियम डाइऑक्साइड एक टिपिकल कंपाउंड है जो कि वाइट सोप्स के अंदर हम ऐड करते हैं, या माइका वगैरह भी कभी हम ऐड कर रहे होते हैं। जी बच्चों, सोप को व्हाइट कलर अगर देना तो हम इसके अंदर टाइटेनियम डाइऑक्साइड ऐड कर रहे होते हैं। तो ये टैलो से बनने वाले सोप्स हैं जिनके पेरेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट लेट्स हैव फर्स्ट सम कमेंट्स अबाउट टैलो सोप। टैलो इज मेड फ्रॉम रेंडिंग स्वीट, जो कि आपके पास एनिमल फैट है उससे हम लेते हैं। और बेसिकली ये एक हार्ड फैटी लेयर होती है जो कि बहुत सारे एनिमल के ऑर्गन्स के इर्द गिर्द जो है ये लपेटी गई होती है। एक टिपिकल जो बीफ टैलो है उसके अंदर नियरली 50% सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, और ये 50% सैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं वो प्रीडोमिनेंटली पामेटिक एसिड्स हैं। और जो 42% मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, इसके अंदर यूजुअली ओलिक एसिड है। ये दो मेन फैटी एसिड है जो कि इसका प्रोपोर्शन बना रहे होते हैं। बाकी जो प्रोपोर्शन है पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को भी 3 से 4% होती है, और इसी तरह जो लो या आप कह सकते हैं स्मार्ट चेन हाइड्रोकार्बन से फैटी एसिड जैसे कि मेरिस्टिक एसिड्स हैं, उनकी परसेंटेज भी 2 से 3% तक होती है। टैलो हैज वेरी सिमिलर कंपोजिशन ऑफ पाम ऑयल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंडरस्टैंड करने का। अगर आप पाम ऑयल की कंपोजिशन को देखें जो पिछले लेक्चर में हमने देखी थी, तो इसके साथ काफी हद तक मिलती जुलती है। लिहाजा जो इससे बनने वाला सोप है वो भी उसी कैरेक्टरिस्टिक्स उसी तरह की रखता है जैसा कि पाम ऑयल रखता है। ठीक है, तो जो हम सोप बनाते हैं टैलो से, इट्स बेसिकली हार्ड सोप्स रिलेटिवली,
ठीक है जी, इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है जी, और लास्टिंग सोप है, और लेकिन इसकी जो झाग बनाने की कैपेसिटी वो कम है, ठीक है जी। तो लाइट क्रीमी लेदर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यही है कि इससे जो झाग बनता है वो कम है। तो इसीलिए जब भी एनिमल फैट्स को यूज करते हैं सोप मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो चूंकि लेदर कम बना रहे होते हैं, तो इसके साथ जो है वो कोकोनट ऑयल जो है, या कोकोनट ऑयल से हासिल होने वाले फैटी एसिड्स को जो है हम ऐड करते हैं, जो कि लेदरिंग जो है वो इम्प्रूव करता है, झाग बनाता है, और कीपिंग इन व्यू दैट के जो स्किन के साथ इसका एक्शन है, पर्टिकुलरली टॉयलेट सोप्स के अंदर, वो बड़ा जेंटल रहता है। और स्किन के साथ जो एक्शन है फैटी एसिड्स का, वो जेंटल रहता है। और उसके पीछे एक और रीज़न ये भी है कि यूजुअली इसके अंदर हम ऐसे भी फैट्स ऐड करते हैं जिनको हम एक्चुअली स्पोनिफाई नहीं कर रहे होते। तो जब वो स्पोनिफाई नहीं कर रहे होते, या हम इवन आफ्टर स्पोनिफिकेशन वो एज सच ही रहती होती हैं, तो उसको हम कहते हैं सुपर फैटिंग एजेंट्स हैं। और टिपिकली जो फैट्स हैं टैलो से हासिल होने वाली, उनके वो सुपर फैटिंग एजेंट्स के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, ताकि वो स्किन को मॉइस्चराइज भी किए रखें, और स्किन के साथ जो उसका एक्शन है वो भी जेंटल है। Tallow is also similar to human fat, and it makes a good और great moisturizer. अगर एटलीस्ट 6% जो है वो इसके अंदर फैट रहे सोप मैन्युफैक्चरिंग के बाद, तो ये 6% फैट जो है ये हमारे स्किन के लिए बेहतर रहती है, या एडिशनल है, स्किन को एक मॉइस्चराइजर के तौर पे काम करती है। और टिपिकल जो सोप्स हैं जिनके अंदर सुपर फैटिंग एजेंट्स नहीं होते, उनके मुकाबले में ऐसे सोप्स का स्किन के साथ एक्शन रिलेटिवली बेहतर रहता है। टैलो सोप्स के ऑफ कोर्स अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, क्रीमी लेदर है, लेकिन इतना ज़्यादा क्रीमी नहीं है कि वो आप उसको कंपेयर कर सके टिपिकल सोप्स के साथ जो आप ले रहे होते हैं। हमें कोकोनट ऑयल उसके अंदर ऐड करना पड़ता है। और मैंने बताया कि पाम ऑयल की तरह सिमिलर है, और इट कैन आल्सो बी वेरी एमुलेंट। एमुलेंट का मतलब ये है कि एज लाइक मेंटेनिंग द स्किन मॉइस्चर, ठीक है जी। इट्स जस्ट वर्किंग एज अ स्किन कंडीशनर। स्किन की कंडीशनिंग के लिए आप समझ लें, आप इसको ऐड कर रहे होते हैं कि क्लींजिंग एक्शन भी परफॉर्म करे, लेकिन उसके साथ साथ जो स्किन का मॉइस्चर है उसको भी जाया ना होने दे, ठीक है जी, उसको भी डिस्टर्ब ना करें। और ज्यादा अच्छा उस वक्त काम कर सकता है जब भी किसी और इसी तरह के ऑलिव ऑयल के साथ इसको हम यूज कर रहे हो। टैलो को यूज करने की एक सिंपल रीजन ये है कि इकोनॉमिकल है, ठीक है जी, प्राइस कम है। अभी एक लिटरेचर मैं देख रहा था उसमें, सो वो बता रहे थे कि जी 450 मिलियन शीप्स जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड स्लॉटर की जाती हैं। और अगर 3% फैट के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करें कि अगर उसका ड्राई वेट के अकॉर्डिंगली 3% फैट है, तो तकरीबन 500,000 मैट्रिक टन जो है वो हर साल जो है वो फैट्स प्रोड्यूस हो रही थी एनिमल से, ठीक है जी। तो इसका जो बेहतर यूज है वो यही है कि इसको हम सोप मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ जगहों पर इस एनिमल फैट्स को अगर ये बिल्कुल क्लीन कंडीशन के अंदर है, और इसकी आप कह लें डिग्रेडेशन नहीं हुई, ये ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, तो फिर इन फैट्स को क्लीन कंडीशन के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन इट्स कंपोजिशन, आई मीन इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाइड्रोलिसिस ना हो, फ्री फैटी एसिड्स ना बने हो, फ्री एसिड्स नहीं होने चाहिए, या ट्रांस एसिड्स कम होने चाहिए, तो फिर इवन इन सब केसेस इसको हम एडिबल क्वालिटी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एडिबल क्वालिटी के लिए एनिमल फैट का यूज जो है वो रिलेटिवली कम है, और मोस्टली इसका जो यूज है वो सोप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है। तो एडिबल क्वालिटी के भी एनिमल फैट्स हैं, टेलो हैं, बट उसके लिए हमें थोड़ा सा क्लिनजिंग एप्लीकेशन जो है, जब हम इसको प्रोसेस कर रहे होते हैं, उसको इम्प्रूव करना पड़ता है। और इसलिए एडिबल की बजाय हम यहाँ पे इसको सोप मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। और द लास्ट पॉइंट इज द ब्राइट वाइट कलर ऑफ टैलो मींस दैट सोप कैन आल्सो अचीव ए वेरी वाइट टोन। बिल्कुल वाइट कलर जो है वो नियरली ऑलमोस्ट वाइट कलर हो सकता है, और विदाउट उसके अंदर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट ऐड करने से। यूजुअली टाइटेनियम डाइऑक्साइड का कलर बहुत ज़्यादा वाइट होता है, और बहुत ज़्यादा ये जो वाइटनिंग क्रीम्स हैं इनके अंदर मौजूद होता है। और इवन सोप के अंदर भी हमें वाइट कलर देने के लिए बहुत सारे सोप वाइट कलर के होते हैं। टाइटेनियम डाइऑक्साइड एक बड़ा कॉमन इंग्रेडिएंट है, या माइका को हम साथ ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है जी।
तो इस वजह से इसको हम अवॉइड करते हैं कि अगर हम एनिमल ओरिजिन से हासिल होने वाली फैट से फैटी एसिड्स बना रहे हैं, तो फिर इसको हम ऐसे चूज़ कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस आप आगे देख चुके हैं स्लाइड, वाइट कलर है सोप का और इसके अंदर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट ऐड नहीं किया गया हुआ है इनऑर्गेनिक जो इसको कलर दे रहा है। तो बोथ लॉन्ड्री पर्पस के लिए और साथ में इसको कमर्शियल आप कह सकते हैं टॉयलेट सोप के लिए इसको हम यूज कर लेते हैं। और पहले घरों में प्रैक्टिस ये थी सम 20-25 ईयर्स अगो और 30 ईयर्स अगो कि जो एनिमल फैट है खास तौर पे बकर ईद के ऊपर जो निकलती थी एनिमल से, कोई भी कुर्बानी के जानवरों से, तो उस फैट को मेल्ट कर लेते थे, ठीक है, उस एनिमल फैट को, और उसको मेल्ट करके उसका कास्टिक सोडा के साथ जो है वो एक रफली वेट बाय वेट प्रोपोर्शन बना लेते थे ये, और उसके सारे एडजस्ट करके सोप बनाते थे, और उस सोप को जो है वो कपड़े धोने के लिए या लॉन्ड्री पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो ये कॉमन प्रैक्टिस थी जो कि हम एनिमल फैट या टालो के साथ कर रहे होते थे। टिपिकल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं जी? ये सोप बनाने के लिए इसको फ्रेश होना चाहिए, ठीक है जी, इसका ऑर्डर बड़ा कम होना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर एडिबल क्वालिटी के लिए चाहिए होगा तो इससे भी ज्यादा फ्रेश हो, और इसका ऑर्डर बिल्कुल भी होना चाहिए, ऑक्सीडेशन ना हो। एक्चुअली जब ट्राइग्लिसराइड्स की ऑक्सीडेशन होती है तो फिर फ्री फैटी एसिड्स बन रहे होते हैं, ठीक है जी, और इसी वजह से हम ऑक्सीडेशन को अवॉइड करना चाहते हैं। तो जू उसके अंदर जो है वो ऑक्सीडेशन दी जाएगी, उसका ऑर्डर प्रोड्यूस होता जाएगा। सो 130-140 फ़ारेनहाइट के दरमियान जो है ये टैलो मेल्ट हो जाता है, ठीक है जी, और रूम टेम्परेचर पर जैसे आप जानते हैं ये सॉलिड ही है। हम आगे चल के इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर भी करेंगे। टैलो क्रिएट्स ए बार विद स्पार्स लेदर। स्पार्स लेदर आई मीन इट्स अ वेरी लिटिल और वेरी स्मॉल लेदर, झाग कम प्रोड्यूस करता है, लिहाजा इसको हमेशा कोकोनट ऑयल के साथ जो है वो ऐड किया जाता है ताकि इसका झाग बनाने की जो खसूसियत है वो इम्प्रूव हो सके। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके इसको हम यूज कर रहे होते हैं। tallow soaps have stable creamy, ठीक है, present at a, but again I have highlighted this, they are not exceptional cleansers, ठीक है जी, ये बहुत ज्यादा exceptional cleansers नहीं है। डिश वॉशिंग के अंदर इसको हम यूज नहीं कर सकते, और इवन लॉन्ड्री सोप्स के अंदर भी इसको हम यूज नहीं कर सकते। हाँ जी, बहुत सारे ऐसे सोप्स जो कि स्किन के साथ फ्रेंडली हैं और स्किन का मॉइस्चर ज़्यादा नहीं करते, वहाँ पे इसको इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि इनका क्लेंजिंग एक्शन माइल्ड है, ठीक है, और ये रीज़न है इसके साथ कि इसको हम झाग इम्प्रूव करने के लिए, लेदर बनाने के लिए कोकोनट ऑयल के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं। By itself, tallow soap is very easy on skin. Of course, it's easy, और इसकी इजी होने की रीजन यही है कि जो फैट्स हैं वो स्किन के साथ जो है वो जेंटल हैं, और इसके अंदर चूंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस तरह के इंग्रेडिएंट्स की परसेंटेज ज़्यादा नहीं होती, ज़्यादा प्रोपोर्शन जो है जब इससे सोप बनाते हैं तो वो यूजुअली फैटी एसिड्स के होता है जो कि अनस्पोनिफाइड फैट्स होती हैं, तो स्किन के साथ उनका एक्शन जेंटल है। सो बजाय कि हम कोई बहुत एक्सपेंसिव प्लांट बेस्ड वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल को लें और उसको मिक्स करें फैटी एसिड्स के साथ, लाई के साथ, और फिर उससे कोई ब्यूटी सोप बनाए, तो इन सोप्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्रॉपर मिक्सिंग के साथ किसी भी दूसरे फैटी एसिड्स, जो प्लांट बेस्ड फैटी एसिड के साथ करते हैं, और इनका बैलेंस अच्छा है। आगे चल के मैं आपको खास तौर पे मटन टैलो और बीफ टैलो, इन दोनों के अंदर जो कंपोजिशन है फैटी एसिड्स की मिनिमम और मैक्सिमम जो है उसके अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन करूंगा। तो स्किन के साथ जो है ऑफ कोर्स इट्स वेरी सूटेबल। मटन टैलो ऑफ कोर्स शीप से हासिल होने वाले, गोट से हासिल होने वाले मटन टैलो है, ठीक है, और इसका प्रोफाइल प्रिटी मच सिमिलर है जस्ट लाइक दैट बीफ टैलो। बीफ टैलो जिसके अंदर काउ हैं या कैटल्स हैं, ठीक है, ये सारे जो टैलोस हैं ये बीफ टैलो के तौर पे इसको हम ले रहे होते हैं। तो पामिटिक एसिड जो है वो सबसे ज्यादा है, पामिटिक एसिड और ओलिक एसिड। सैचुरेटेड के अंदर पामिटिक ज्यादा है और सिट्रिक एसिड ज्यादा, जबकि अनसैचुरेटेड के अंदर ओलिक एसिड जो कि एक मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ट्रांस फैटी एसिड्स, ठीक है जी, बड़े हाई होते हैं, और ऑफ कोर्स ट्रांस फैटी एसिड्स आप लोग जानते हैं एडिबल क्वालिटी के लिए नहीं होते, लिहाजा हम उनको यूज नहीं करते होते। ये टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मटन टैलो के लिए, जहां पे आप उसकी रिलेटिव डेंसिटी देख सकते हैं और उसके साथ साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख सकते हैं।
स्पोनिफिकेशन वैल्यू क्या होती है ये हम आगे चल के पढ़ेंगे भी, लेकिन उसको एक ब्रीफ दे दूं उसके, जब हम सारी डेफिनेशंस कंपेयर कर रहे होंगे तो एक्चुअली इट्स अमाउंट ऑफ milligrams of potassium hydroxide that are required to sponify 1 gram of fatty acids. 1 ग्राम जो है फैटी एसिड्स का, उसको स्पोनिफाई करने के लिए कितने मिलीग्राम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के रिक्वायर हैं, उसको हम स्पोनिफिकेशन वैल्यू कहते हैं। तो वो तकरीबन 192 है। तो high sponification value indicates that you can sponify a high mass of this fatty acids. And इसी तरह, and similarly that's like this iodine value. Iodine value tells about the degree of unsaturation in a fatty acids or oil. और बेसिकली हम इससे अंदाजा लगाते हैं कि जिसके अंदर डबल बॉन्ड की नेचर क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है, और फिर इसी से इस ऑयल के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये ड्राइंग नेचर क्या है। पेंट्स या वार्निशेस के अंदर इस्तेमाल हो सकता है या पेंट्स के अंदर हो सकता है जिसका पे ये ड्राई हो जाए। और फिर ये कि नॉन ड्राइंग नेचर क्या है कि ये लुब्रिकेंट्स के अंदर इस्तेमाल हो सकता है कि ये ड्राई ना हो और लुब्रिकेंट्स के तौर पे इस ऑयल को हम यूज कर सकें। ठीक है जी, जो बेसिकली सैचुरेटेड होगा। आप देख सकते हैं कि वो एक नॉन ड्राइंग ऑयल के तौर पे होगा। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे वो ड्राइंग ऑयल के तौर पर हो सकते हैं। फिर सेमी ड्राइंग ऑयल भी हैं। तो ये चीजें जो है वो आयोडीन वैल्यू के अंदर आती हैं और फिर इसको हम आने वाले लेक्चर्स में कंपेयर करेंगे। तो एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बता रहा है। इन टर्म्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो है ये से अबव जाते जाते, तो ये जैसे मैंने आगे फ़ारेनहाइट में बताया था, तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाती है। और रूम टेम्परेचर पे अराउंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड ये एक सॉलिड मटेरियल है। अच्छा जी, दिस इज a good example of comparing the composition of fatty acids in beef tallow. हमने पीछे जो है पाम ऑयल और पाम कैरनल ऑयल और कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल, इन लोगों इन फैटी एसिड्स के बारे में, इन ऑयल्स के बारे में पढ़ा था कि ये किन किन टाइप्स के सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं। अब हम देख रहे हैं बीफ टैलो के बारे में। ये जो वाइट बार्स हैं ये इंडिकेट कर रही हैं कि मिनिमम प्रोपोर्शन क्या हो सकता है इस पर्टिकुलर बीफ के अंदर, बीफ टैलो के अंदर। और ये जो थोड़ी सी ग्रे बार्स हैं ये इंडिकेट कर रही हैं व्हाट कुड बी द मैक्सिमम प्रोपोर्शन और परसेंटेज ऑफ ए टिपिकल फैटी एसिड इन फैट। तो अगर आप देखें नीचे तो C14 जो कि मिरिस्टिक एसिड है, इससे इसकी जो परसेंटेज है यहाँ पे वो लेस देन 10% तक है। परहैप्स मैक्सिमम जो परसेंटेज है वो अराउंड 5% तक होती है और मिनिमम जो है वो 1% तक हो सकती है। तो ये एक मेजर प्रोपोर्शन फैटी एसिड्स का नहीं है, ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स का। तो आप अंदाजा लगा लें कि अगर शॉर्ट चेन फैटी एसिड जिसके अंदर कम है, शॉर्ट चेन जिसके अंदर यानी कि कार्बन की लेंथ जो है वो कम है, 14 तक आप इसको देख रहे हैं यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स इसकी सॉल्युबिलिटी इतनी ज्यादा हाई नहीं होगी। ठीक है जी। और जो आपके पास C16 पामेटिक एसिड बेस्ड है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रोपोर्शन बना रहे हैं और ये कुड बी एज हाई एज जस्ट लाइक 40% की ये बार है यहाँ पे। तो ये तकरीबन कुछ 35-36% के करीब पामेटिक एसिड जो है ये कंप्राइज कर रहे होते हैं। ठीक है जी। और इसके साथ जो पामेट ओलिक एसिड है, जिसके अंदर पामेटिक एसिड है लेकिन एक डबल बॉन्ड भी मौजूद है, ये एक मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है लेकिन इसकी परसेंटेज जो है वो लेस देन 1% के करीब मौजूद है। ऑफ कोर्स मिक्सचर है इन तमाम फैटी एसिड्स का बीफ टैलो, लेकिन प्रोपोर्शन जो है वो हर एक की डिफरेंट है। जो स्टीरिक एसिड है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से, इसकी प्रोपोर्शन भी जो है वो तकरीबन 30% से ज्यादा है। ठीक है जी। ओवरऑल अगर आप देखें तो इन टर्म्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स तो एक बड़ा प्रोपोर्शन जो है मोर देन 50% के करीब वो पामेटिक एसिड और स्टीरिक एसिड का है। सो नियरली आप कह सकते हैं मोर देन 50% और अबव जस्ट लाइक 50% जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो बीफ टैलो के अंदर मौजूद है। नंबर 1, ये जो साथ में ये रेशो के साथ 1 है, ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर एक डबल बॉन्ड है। तो ओलिक एसिड इज अनदर टाइप ऑफ मोनो
unsaturated fatty acid that comprises a major portion of beef tallow, or this could be as high as the single monounsaturated fatty acid as like 50%. तो 50% तक बीफ टैलो के अंदर मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड ओलिक एसिड मौजूद हो सकता है, एंड ऑफ कोर्स दैट इज बेटर, दैट इज यूजफुल इन बीफ टैलो। मैंने पिछले भी लेक्चर में बताया था कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनसे लेदर कैसे बनता है, उनकी स्टेबिलिटी कैसी है, और उसके साथ साथ जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनकी स्टेबिलिटी कैसी है और उनसे लेदर कैसे बनता है। तो एक बड़ा सूटेबल ब्लेंड यहाँ पर आपको बीफ टैलो के अंदर बना बनाया मिल रहा है, जिसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी हैं। और लिनोलिक एसिड जो है इसकी प्रोपोर्शन भी ऑफ कोर्स 1% से कम है। तो अगर आप ओवरऑल कंबाइन कर रहे हैं तो ये तकरीबन जो है आप कह सकते हैं कि ओके 50% के करीब जो है या 52% के करीब जो है ये आपके पास यहाँ पर सैचुरेटेड फैटी एसिड है, जिसमें पामेटिक एसिड और स्टीरिक एसिड है, और रफली 45% तक के करीब करीब जो है वो हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो एक जनरल जो डिस्क्रिप्शन थी या कंपैरिजन था ये था कि 50% सैचुरेटेड एसिड है, 42 से 45% तक जो है ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, और रफली 4% तक जो है वो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। तो एक जनरल या एक एवरेज कंपोजिशन जो फैटी एसिड्स का वो यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। ये एक कंपैरिजन था बीफ टैलो का, और इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ऑयल्स और फैट्स की जो इसमें कंपोजिशन है वो क्या है, और ये कितनी सिमिलर है दूसरी जो आपके पास मटन टैलो है। तो मटन टैलो में भी देख लें, यहाँ पे भी आपके पास प्रिडोमिनेंटली बड़ा पोर्शन जो है इसी C16, C18 और C18(1) यानी कि ओलिक एसिड का है। ओलिक एसिड इज मोर देन 50% इन मटन टैलो, और उसके साथ स्टीरिक एसिड है, ये भी तकरीबन 30% तक जो है वो हाईएस्ट इट कुड बी एज लाइक दैट। और इन अ सिमिलर वे वी हैव पामेटिक एसिड, जो पामेटिक एसिड के अंदर भी इसकी कंपोजिशन जो है वो आप देख सकते हैं कि वो इस परसेंट तक है। तो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ प्रोफाइल, पीछे वाली भी इमेज में भी देख लें, C18 जो है ये एक मेजर प्रोपोर्शन था, और यहाँ पे भी C18 है, C18(1) यानी कि ओलिक एसिड जो है, और स्टीरिक एसिड जो है, और पामेटिक एसिड ये जैसे पिछले वाली स्लाइड में था इसी तरह मटन टैलो के अंदर भी ये मौजूद है। तो इन टर्म्स ऑफ कंपोजिशन दे आर प्रीटी मच द सेम। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपोजिशन बता रहे हैं बीफ टैलो की, ठीक है जी। पीछे मटन टैलो की आपने देखा, तो स्टीरिक एसिड जो है वो 34, पामेटिक एसिड 26, ओलिक एसिड 30%, और लिनोलिक एसिड जो है 0.74%। सो इस तरह आपके पास जो है ये एक मिक्सचर के तौर पर ये सारी चीजें जो है वो अपीयर हो रही होती हैं। तो ये कुछ कमेंट्स थे टैलो के बारे में, टैलो की कंपोजिशन के बारे में, और इसका स्किन की एक्शन के बारे में, कि टैलो कैसे स्किन के ऊपर जो है जेंटल होती है स्किन के साथ, और इसकी सोप एप्लीकेशंस क्या हैं, और ऑयल्स या फैट्स के साथ कि उनकी कंपोजिशन क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और वो सोप मैन्युफैक्चरिंग में कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं। यूजुअली डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कि हमारे पास मिक्सचर हैं, जो रॉ सोप मैन्युफैक्चरिंग है वो तो ऐसे ही हो जाती है कि आप उसके अंदर मेल्टेड फैट्स ले लें और उनको लाई के साथ मिक्स कर लें। लेकिन जब हम इंडस्ट्री के अंदर कंटिन्यूस प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो कंटिन्यूस प्रोसेस के अंदर सोप मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे पहले हम उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, और फिर उस हाइड्रोलिसिस के बाद जो है उसमें से हम जो डिफरेंट फैटी एसिड्स हैं डिफरेंट चेन लेंथ के, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड, उनको भी अलग अलग कर लेते हैं। तो हम अकॉर्डिंगली फिर उस ब्लेंड को और ज्यादा प्रिसाइजली कंट्रोल करते हैं, ठीक है जी। और ग्लिसरीन जो इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट है, जो ट्राइग्लिसराइड्स की हाइड्रोलिसिस से हासिल होती है, उसको हम अलग कर लेते हैं। तो इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव से बजाय के एक मिक्सचर जो है डिफरेंट फैटी एसिड्स का, चाहे वो टैलो से आ रहा है या वेजिटेबल ऑयल से, उसको यूज करने की बजाय वी प्रेफर दैट
कि हम पहले उसकी हाइड्रोलिसिस कर लें, जो कि कंटीन्यूअस प्रोसेस का तरीकाकार है, और ग्लिसरीन अलग करके उसको यूज़ करें। फिर सेकेंडली उसके अंदर जो डिफरेंट फैटी एसिड्स हैं उनको हम सेपरेट कर लें, कलेक्ट कर लें, और फिर डिजायर्ड प्रोपोर्शन जिस तरह हम चाहते हैं, जो सोप की कैरेक्टरिस्टिक्स चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली लॉन्ड्री सोप है या ब्यूटी सोप्स हैं या दूसरे टॉयलेट सोप्स हैं, उनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव से हम इसकी पहले हाइड्रोलिसिस ही करते हैं। Now some time for other types of soaps. Soaps की other types को भी हम थोड़ा सा पढ़ें और इनको डिस्कस करें कि मेटालिक सोप्स क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। ऑफ कोर्स आप लोग समझ रहे होंगे कि मेटालिक सोप, सोडियम और पोटेशियम भी मेटल्स हैं। ऑफ कोर्स दे आर मेटल्स, इट्स ट्रू कि वो मेटालिक सोप्स ही हैं। सोडियम सॉल्ट्स और पोटेशियम सॉल्ट्स और फैटी एसिड्स, दे आर सोप्स। सोडियम के सॉल्ट को हम हार्ड कहते हैं, पोटेशियम के सॉल्ट को हम सॉफ्ट कह रहे होते हैं, और दे हैव द वेरी गुड क्लिनजिंग एप्लीकेशंस। लेकिन अगर कभी मेटल्स ऐसी जो हैं जिसको आप कह लें कि बाइवेलेंट या ट्राइवेलेंट मेटल्स जो हैं, ये कंबाइन हो जाए फैटी एसिड्स के साथ, तो फिर जो बनने वाला सोप होगा उसको हम नाम देते हैं कि ये मेटालिक सोप्स हैं और इनकी नॉन क्लिनजिंग एप्लीकेशन है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ा सा उसको एक डायग्राम से जो है वो एक्सप्लेन या एलैबोरेट करने की कोशिश करता हूँ। ये एक टिपिकल एग्जांपल है मेटालिक सोप की, नॉर्मल सोप की, सोडियम सोप की। यहाँ हम देख सकते हैं कि सोडियम जो है वो कंबाइंड है इस फैटी लॉन्ग चेन फैटी एसिड के साथ। ये हाइड्रोफोबिक चेन है, ये हाइड्रोफिलिक हेड है और सोडियम अटैच है। इस तरह के सोप को हम क्लींजिंग एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोडियम होगा तो हार्ड सोप होगा रिलेटिवली, पोटेशियम होगा तो सॉफ्ट सोप होगा, लेकिन मेन एप्लीकेशन इनकी क्लींजिंग ही है। इसके मुकाबले में, और कन्वेंशनल सोप्स के अंदर हम इसको डिस्कस भी ही करते हैं, इसके मुकाबले में अगर हम कोई बाइवेलेंट या कोई ट्राइवेलेंट मेटल्स को अटैच करें तो होगा ये कि वो एक सिंगल चेन जो होगी या एक सिंगल मॉलिक्यूल जो फैटी एसिड्स का, उसकी बजाय 2 या 3 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगी। जब वो 2 या 3 फैटी एसिड्स के साथ रिएक्ट कर रही होगी तो इवेंचुअली बाइवेलेंट है तो 2 के साथ, ट्राइवेलेंट हो तो 3 के साथ, तो फिर जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा वो वाटर सॉल्युबल नहीं होगा और वो वाटर में इनसॉल्युबल रहेगा। ऐसे सोप को हम नाम देंगे कि ये कैल्शियम का सोप है, या ये कोबाल्ट का है, या ये जिंक का है। और अगर इसके साथ एल्यूमिनियम लग जाए तो ये ऑफ कोर्स ट्राइवेलेंट सोप हो जाएगा और इनकी नॉन क्लींजिंग एप्लीकेशंस होंगी। तो ये नॉन क्लींजिंग एप्लीकेशन की वजह से ये बहुत ज्यादा वर्सटाइल एप्लीकेशन रखते हैं, तो हम इनको क्लींजिंग की बजाय नॉन क्लींजिंग के लिए यूज कर देते हैं, और इस तरह हम इनको बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ऑफ कोर्स 3 चेन लगने से इसके वाटर इनसॉल्युबल हो जाता है और फिर इसको हम डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं। There are more other sorts of same acids which are for the, of course, most insoluble in water and do not lather and do not clean. तो ना तो ये झाग बनाते हैं और ना ही क्लीनिंग एप्लीकेशन रखते हैं, और इसी वजह से कमर्शियल एप्लीकेशन या कमर्शियल पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर जाते हैं, जिसको हम पेंट्स के अंदर, वार्निशेस के अंदर एज एन ग्लूइंग, एज ए लुब्रिकेशन एजेंट के तौर पर और एज ए फंजीसाइड एजेंट के तौर पर इसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ये इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन हम थोड़ी सी कंपेयर करते हैं। लुब्रिकेशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इमेजिन करें कि पिछली वाली स्लाइड में यहाँ पे कैल्शियम यहाँ पे लग जाए, ठीक है, और 2 फैटी एसिड्स मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच हो जाए, तो फिर क्या होगा कि जनाब ये क्लींजिंग एप्लीकेशन तो नहीं करेगा, लेकिन ये एक अच्छा लुब्रिकेंट जरूर।
आप कह सकते हैं कि लुब्रिकेशन एप्लीकेशन की वजह से हम मेटालिक सोप्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं बहुत सारी दूसरी मशीन्स के अंदर एज लुब्रिकेशन के लिए, ऑयल्स के अंदर। स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टीज हैं, स्टेबलाइज कर सकता है जी, अक्सर मल्चन वगैरह में उसमें इस्तेमाल करते हैं। कुछ सोप्स हैं वो जेल बनाने की खसूसियत रखते हैं, और चूंकि इसके अंदर एक से ज्यादा आप समझ सकते हैं फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल अटैच हैं, जस्ट लाइक 1 और 2, तो ये बहुत ज्यादा हाइड्रोफोबिक होता चला जाता है। और इस हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर की वजह से इसको हम डिफरेंट जगहों पे एज ए वाटर रिपेलेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, या आप कह सकते हैं इसको हम वाटर प्रूफिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो वाटर प्रूफिंग ऑफ टेक्सटाइल्स वहाँ पे इसको हम यूज कर रहे होते हैं, और इसके साथ साथ जो है एज ए थिकनिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एंटी फंगल प्रॉपर्टीज की वजह से इसको हम बहुत सारी एंटी फंगल ड्रग्स में इस्तेमाल करते हैं। स्किन ऑइंटमेंट्स के अंदर मैंने आपको बताया, आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे भी, स्किन ऑइंटमेंट्स जो हैं, क्रीम्स जो हैं, फार्मास्यूटिकल पर्सपेक्टिव से वहां पे इसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इनकी लुब्रिकेशन प्रॉपर्टीज इतनी अच्छी होती हैं, बाज़ औक़ात हमें सॉलिड स्टेट के अंदर मिक्सिंग करनी पड़ती है, तो सॉलिड स्टेट मिक्सिंग के अंदर कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो मिक्स नहीं होते प्रॉपर, तो वहां पे लुब्रिकेंट ऐड करना पड़ता है, सॉलिड लुब्रिकेंट। तो मैग्नीशियम स्टीरेट इज ए वेरी गुड सॉलिड लुब्रिकेंट, एंड दैट इज यूज्ड फॉर द मिक्सिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, कि जनाब उनकी मिक्सिंग को बड़ा प्रॉपर और यूनिफॉर्म रखता है। एक सॉलिड मटेरियल को दूसरे सॉलिड मटेरियल के अंदर मिक्स करना हो तो उसके लिए हमें सॉलिड इंग्रेडिएंट या सॉलिड लुब्रिकेंट चाहिए। तो मैग्नीशियम का जो स्टीरिक एसिड का सॉल्ट है उसको हम कहते हैं मैग्नीशियम स्टीरेट। आप इमेजिन करें यहाँ पे मैग्नीशियम हो और ये 18 कार्बन चेन लगी है, तो ये मैग्नीशियम स्टीरेट है, दैट हैज वेरी गुड लुब्रिकेशन प्रॉपर्टीज। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर हमने बड़े बड़े हॉपर बनाए होते हैं जिसके अंदर 10 20 केजीज जो है वो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स मिक्स करते हैं। तो जब वो मिक्सिंग कर रहे होते हैं तो मिक्सिंग के लिए हमें जरूरी होता है कि कोई सॉलिड मटेरियल जो कि 2 या 2 से ज्यादा ड्रग्स की प्रॉपर मिक्सिंग कर सके। अगर उसकी प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगी तो फिर हो सकता है कि किसी एक टैबलेट के अंदर ड्रग ज्यादा हो जाएगी, किसी एक टैबलेट के अंदर ड्रग बिल्कुल ही कम हो जाएगी या ना होने के बराबर होगी। तो यूनिफॉर्म मिक्सिंग जो है वो इंश्योर करती है कि तमाम टैबलेट्स के अंदर या तमाम उन कैप्सूल्स के अंदर जो है वो यूनिफॉर्मली ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई। तो इस वजह से हम उसके अंदर हम मैग्नीशियम स्टीरेट को, जिसका फार्मास्यूटिकली कोई एक्शन नहीं है, फार्मास्यूटिकली कोई हमें वो कह सकते हैं कि आपकी कोई उसके एनाल्जेसिक एक्शन नहीं है, पेन रिलीफ नहीं है, कोई ऐसी चीज में नहीं, लेकिन उसको हम ऐड कर रहे होते हैं ताकि मिक्सिंग प्रॉपर हो और डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो। तो इनको वहां पे एज ए लुब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। आने वाले लेक्चर्स में मैंने कुछ और पेपर्स भी डाउनलोड किए हुए हैं, इनको मेटालिक सोप्स का और डिटेल्स के साथ इनके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे कि डिस्पोनिफिकेशन वैल्यू क्या है, और इसके साथ साथ एस्टर वैल्यू क्या है, फ्री फैटी एसिड्स क्या है, आयोडीन वैल्यू क्या है, और ये क्या इंडिकेटिव्स होते हैं सोप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो इन चीजों को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, वी हैव जस्ट लास्ट 1 मिनट, तो मैं इसके अंदर इसको आंसर करना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बच्चों, आपके कोई क्वेश्चन हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। आपकी आवाज बड़ी स्लो आ रही है मेरे पास। आपको आवाज आ रही है? यस सर। जी जी। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? कोई चीज पूछना नो चाहते सर। हैं? अच्छा, नो हॉस्टल्स सर। के लिए कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि यूनिवर्सिटी ने भी हॉस्टल की पॉलिसी अनाउंस नहीं की। जैसे ही हॉस्टल की पॉलिसी अनाउंस होगी तो वो डिस्प्ले हो जाएगी नोटिस बोर्ड के ऊपर। ये बाकी बच्चों को भी एक्सप्लेन कर दें, हम उसको अकोमोडेट करेंगे। और हमारी एक मीटिंग भी है परसों, उसके अंदर भी हम चीज़ों को फाइनलाइज करेंगे कि हॉस्टल वाले बच्चों को कैसे अकोमोडेट करना है। सर यूनिवर्सिटी ओपन हो रही है या कैसे? जी अभी परसों हमारी मीटिंग है, लेट्स सी उस वक्त तक यूनिवर्सिटी क्या डायरेक्ट करती है। एक्सपेक्टेड यही है कि यकम से इंशाल्लाह ताला चीज़ें ऑपरेशनल हो जाएंगी।